All right, welcome to the fourth episode of Krapna Capital. Let's stop creating the basics. This is the last episode of the basics. इसके बाद हम कुछ और चीजों के बारे में बात करेंगे और इन डिटेल जो है स्ट्रैटेजीज या फिर कैसे आपने चीजें करनी है उसके बारे में बात करेंगे. दिस इज द लास्ट बुकिश आपका जो डेफिनेशंस और ये जो सारी बेसिक्स का जो एक पार्ट है वो हम यहाँ पे कवर करके हम यहाँ पे उसको समाप्त करेंगे. राइट. टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स. वो है डेरिवेटिव्स. जो आप सुनते हो कि निफ्टी बढ़ गया, मैंने इतने पैसे बना लिए, ये हो गया, वो हो गया, ये एकदम पॉपुलर वीडियोस आप इंटरनेट पे देखते हो. और जो ट्रेडिंग इतना जो पॉपुलर हो गया है इज बिकॉज ऑफ वन ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव. सो डेरिवेटिव्स इज बेसिकली ऑप्शंस ओनली. राइट. सो लेट्स गेट इनटू इट. सो डेरिवेटिव्स एक ऑप्शंस जो सबका फेवरेट instrument है to trade. A derivative is a financial contract whose value is derived from another asset known as the underlying asset. The derivative itself has no independent value. Its price depends entirely upon the price movement of the underlying asset. राइट. अब ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा बट मैं इसको एकदम सिंपल टर्म में समझाऊंगा. राइट. अंडरलाइंग एसेट जो होता है, जैसे अभी आपने सुना रहेगा कि निफ्टी है तो निफ्टी के ऑप्शंस ट्रेड किए जाते हैं, किसी शेयर के ऑप्शंस ट्रेड किए जाते हैं. उस पॉइंट ऑफ टाइम पे दी अंडरलाइंग एसेट और दी एसेट जिसके बेसिस पे वो ट्रेड हो रहा है दैट इज कॉल्ड एन अंडरलाइंग एसेट. राइट. तो फिर उसके अंडर अंडरलाइंग एसेट्स में क्या क्या आ सकता है? सिक्योरिटीज आ सकती है, कमोडिटीज आ सकती है, करेंसीज आ सकती है, सिक्योरिटी इंडाइसेस आ सकते हैं, या फिर एनी फैमिली सिमिलर फाइनेंशियल और रियल एसेट जिसकी कोई वैल्यू है और जो इंडिपेंडेंटली अपनी एक वैल्यू ऊपर लेके जा रहा है, जिसके अंडर कुछ नहीं है. राइट. उसको हम कहेंगे अंडरलाइंग एसेट. These assets are known as underlying of a derived contract. Right. ये आप समझ गए. नेक्स्ट आपके आ गए. पहले हम सिक्योरिटीज लॉ समझ लेते हैं. सो ये सारी जो चीजें रेगुलेट होती है ये सेबी रेगुलेट करती है अंडर द सिक्योरिटीज लॉ एक्ट 1999. विद सिक्योरिटीज लॉ एक्ट सेकंड अमेंडमेंट 1999, derivatives has been included in the definition of securities. The term derivative has been defined in Contract Securities Regulation Act. Derivatives include a security derived from a debt instrument, share, loan, whether secured or unsecured, risk instrument or contract for the differences or any other form of security. A contract which derives its value from the prices or indexes of prices or of an underlying security. जैसे मैंने आपको बोला कि कोई underlying asset के basis पे अगर कोई ऑप्शन या कोई कॉन्ट्रैक्ट उसकी प्राइस कम ज्यादा कर रहा है या फिर मूव कर रहा है तो उसे हम कहेंगे ऑप्शन और उसके अंडरलाइन को कहेंगे हम अंडरलाइन एसेट. राइट. तो ये आप समझ गए. ठीक है. नेक्स्ट समझते हैं. व्हाई आर डेरिवेटिव्स यूज्ड. अब डेरिवेटिव्स क्यों यूज किए जाते हैं? हेजिंग रिस्क के लिए, स्पेकुलेशन के लिए, आर्बिट्राज के लिए, प्राइस डिस्कवरी के लिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए. बहुत बार ऐसा होता है, जैसे मैंने आपको पिछले कई एपिसोड में बोला रहेगा कि यार मैं निफ्टी के निफ्टी बोल रहा हूँ, रिलायंस के 5,000 शेयर लेके फिर जब उसकी वैल्यू 1 रुपए से बढ़ जाएगी तो मुझे 5,000 रुपए मिलेंगे. राइट. तो फिर इसमें क्या होगा कि लोगों को ऐसा मतलब वो बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव हो जाएगा. जैसे अगर आप समझ लेते रिलायंस का रेट है 100 रुपए का, तो मुझे कम से कम कितने पैसे लगेंगे? 5 लाख रुपए लगेंगे. और 5 लाख रुपए लगाने के बाद जब वो 1 रुपया मूव करेगा या 1 रुपी, 2 रुपी, 10 रुपीज भी जब मूव करेगा तब मेरी जो बाइंग कैपेसिटी के अगेन जो मैं गेन ले रहा हूं वो बहुत कम होता है. तो उस केसेस में जो है ये लोग उसे यूज करते हैं टू मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी एंड टू यूज इन अ फास्टर मैनर जिसे कह सकते हैं, फिर कम इसके. अब ये एक वेग एग्जाम्पल हो गया बट हेजिंग रिस्क कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ. जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ कि यार मैंने 5 लाख रुपए लगा दिया, अब मुझे लगता है कि निफ्टी ये रिलायंस ऊपर जाएगा, बट एट ए पॉइंट आई फील कि समझिए मेरे पास 5,50,000 रुपए, अब मुझे लगता है कि यार नहीं यहाँ से नीचे भी जा सके, तो मैं तब क्या करूंगा? मैं फिर सेफर साइड के लिए एक पुट ऑप्शन ले लूंगा उसका. है ना. पुट ऑप्शन ले लिया मैंने. जैसे 5,000 क्वांटिटी का समझ लेते हैं, पुट ऑप्शन मैंने खरीद लिया. जैसे 5 लॉट हो गए, 5 लॉट मुझे आए 10 रुपए से. राइट. मैंने उनको ले लिया और अभी जो है 5,000 क्वांटिटी इसके हिसाब से अपन पकड़ लेते कि 1,000 क्वांटिटी का है ना. 10 रुपए के रेट से मतलब मैंने उसको
10,000 से, ये थोड़ा वेग हो जाता है, बट फिर भी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग इन अ सिंपलर मैनर आई बी लाइक कि मैंने 10,000 रुपए से इस मनी को हेज किया। मुझे ये पता है कि लॉन्ग टर्म में वो ऊपर जाना ही जाना है, बट अभी जब वो नीचे जाएगा तो मुझे उसमें लॉस नहीं लेना, या फिर जो भी लॉस मैं इनकर करूंगा उसको बचाने के लिए मैं उसको हेज करूंगा। हेज का मतलब क्या होता है कि आप एक पोजीशन ले रहे हो ऊपर जाने की या नीचे जाने की, और उसको उसका रिस्क कवर करने के लिए, ताकि आप पूरे लॉस में ना हो, कहीं ना कहीं आपका पैसा बच जाए, इसके चक्कर में आप उसे हेज करते हो। जैसे अभी ये आज उसकी वैल्यू कितनी अपन ने ली थी कि भाई समझो 100 रुपए है, 100 रुपए से वो घट के 90 रुपए आ गया, है ना? तो आपका तो लॉस हो रहा है वहां पे। पर रुपया हाउ मच आर यू लूजिंग? यू हैव 5,000 क्वांटिटी, यू आर लूजिंग 5,000 रुपीज, राइट? दैट मीन्स योर क्वांटिटी हैज ऑलरेडी लॉस्ट 50,000 रुपीज ऑफ इट्स वैल्यू। So to save that, when I have a put option of the same quantity, when that goes down, this will also go up। 10 रुपए का वैल्यू बढ़ के समझिए 20 रुपए हो जाएगा, तो मैं नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में रहूंगा, और मैं एक हेज में रहूंगा, ताकि मेरा जो है वो लॉस ना हो और मैं कहीं ना कहीं उससे बच जाऊं, राइट? स्पेकुलेशन हो गया कि प्राइस, लोगों क्या चाहते हैं कि प्राइस ऊपर जाए, जिसको हम प्राइस डिस्कवरी में भी बोलते हैं कि प्राइस डिस्कवरी जो होती है कि भाई कितने लोग इंटरेस्टेड है कि ये प्राइस ऊपर जाएगी, कितने लोगों को लगता है नीचे जाएगी, वो सारी चीजें जो है वो ऑप्शंस के थ्रू भी डिस्कवर की जा सकती है, राइट? और फिर दैट ऑल्सो बिकम्स अ पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कि आपको आपका आपने हेज करा लिया, कुछ बचा लिया, कुछ कर लिया, तो आप आपका रिस्क सेव करने के लिए जो है मोस्टली जो है ऑप्शंस को यूज किया जा सकता है। अभी आप में से कोई लोगों ने अगर देखा रहेगा, देयर इज अ मूवी कॉल्ड द बिग शॉट। तो जब यूएस में होम लोन्स मिल रहे थे, जब वो हाउसिंग लोन्स का बबल बर्स्ट हुआ, तो बहुत सारे लोगों ने उसको भी शॉर्ट कर दिया था। सो दे टुक अ हेज ऑन दैट कि भाई हमने लोन तो दे दिया, राइट, बट अभी उसके अगेंस्ट अगर ये लोन डिफॉल्ट हो जाता है तो उसके अगेंस्ट वो स्वॉप्स जो मिलेंगे उसके बेसिस पे हम उसमें से हेज करके पैसा बचा लेंगे, विल नॉट गो इन कंप्लीट लॉस। अभी इसका हेजिंग का एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। इंश्योरेंस जो होता है आपका, राइट? इंश्योरेंस क्या है? आपका हेजिंग ही है एक तरीके से। आपने गाड़ी खरीदी 25 लाख रुपए की, समझिए आपने खरीदी किया, या फिर समझिए जो आज की डेट में सब वन ऑफ द पॉपुलर कार है क्रेटा, आपने खरीद लिया। अब क्रेटा आपने खरीद लिया, आप उसको रास्ते पे चला रहे हो, कहीं तो जाके वो गाड़ी ठुक गई। अभी आप हमेशा तो ऐसा नहीं कर सकते यार, समझिए आपका बिल आ गया 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, है ना? आप सोच रहे हो यार अभी मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं, राइट? टू सेव दैट मनी यू पुट इन अ इंश्योरेंस, यू पे अ प्रीमियम अगेंस्ट इट, एंड यू यूज इट एज कि भाई कभी अगर कुछ हो जाता है खुदा ना खास्ता मेरी गाड़ी को, तो मेरे पास उसके अगेंस्ट कुछ तो हेजिंग है कि उस गाड़ी का अगर खर्चा निकल भी जाता है तो आई एम सेफ फ्रॉम दैट खर्चा और एनीथिंग लाइक दैट, राइट? दैट इज कॉल्ड हेजिंग। ठीक है, नेक्स्ट। अभी इसमें जो होते हैं कुछ अलग अलग टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। डेरिवेटिव्स के अंडर आते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। अभी हम पहले सबसे पहले बात करेंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज a customized agreement between two parties where the settlement takes place on a specific future date at an agreed price today। अब इसमें कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दो पार्टीज के बीच में, ये यूजुअली ओवर द काउंटर का मतलब मैंने आपको पिछले एपिसोड्स में बता रखा है, और इसका फ्यूचर सेटलमेंट होता है और प्राइस आज फिक्स होती है, ठीक है? अभी इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि एक ले लीजिए, एक किसान है, ठीक है? अब एक किसान है, उसने बोला यार मैं जो है गेहूं बनाता हूँ, उससे जो आपका ब्रेड बनता है, ब्रेड का जो रॉ मटेरियल है, आई काइंड ऑफ हैव फॉरगॉटन इट, लेट्स सपोज वो कॉर्न बेचता है, ठीक है? अब उसने कॉर्न ले लिया, अब वो एक स्वीट कॉर्न वाले के पास गया और उसको उसने बोला कि सर मैं आपको कॉर्न बेचूंगा, आज उसका रेट है 10 रुपए, मेरी जो जब वो निकल के आएगा वो निकलेगा एक 10-15 दिन या एक महीने के बाद, तो आप जो है वो आज के 10 रुपए के हिसाब से, मेरे हिसाब से लगता है 15 रुपए पे आपने उसको खरीद लिया। उनका एक जो है वो ये डिसाइड हो गया कि हम 15 रुपए से आपको वो बेचूंगा, इतनी इतनी क्वांटिटी है, ये वो उनका सब डिसाइड हो गया। एक टाइम फ्रेम डिसाइड हो गया, वो हो गया एक महीना, और एक प्राइस फिक्स हो गया, वो है 15 रुपीज, राइट? अभी जब कल को चल के समझिए एक महीने के बाद जब हम इस सिनेरियो को देखेंगे, उस दिन रेट चल रहा है कॉर्न का 14 रुपीज, 14 रुपीज है, बट देन उस टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे वो 14 रुपीज चले, 12 रुपीज चले या 17 रुपीज चले, द फार्मर विल गेट 15 रुपीज, बिकॉज ही हैज डिसाइडेड अ मंथ अगो कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं इतने में ये आपको बेचूंगा, और वो बायर ने भी अग्री किया है कि मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपसे इतने पैसे में वो चीज खरीद रखूंगा। ये हो गया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये यूजुअली जो होता है
ये लोग अपना रिस्क बचाने के लिए या फिर एक फॉरवर्ड क्या बोलते हैं उसको ऑब्लिगेशन में रखने के लिए या फिर एक चीज को फिक्स करने के लिए एक फिक्स आउटकम के हिसाब से उस चीज को देखते हैं। तो फिर इसमें क्या हो गया समझिए, रेट कम हो जाता है, 10 रुपए से रेट हिला ही नहीं, तो फार्मर तो जो है वो प्रॉफिट में, बिकॉज 15 रुपीज उसने स्पेकुलेट किया था, या फिर समझ लेते 14 रुपए हो गया, वो 1 रुपए फिर भी प्रॉफिट में, बिकॉज वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में था, राइट। सो दिस यू विल अंडरस्टैंड व्हाइल वी गो अहेड इन आवर जर्नी कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैसे यूज होते हैं। वैसे तो यूजुअली वी डू नॉट यूज इट, वी यूज फ्यूचर्स फॉर दैट, बट देन ये एक एग्जाम्पल है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या होते हैं करके, राइट। ये अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आप फिर से पिन कमेंट में बताइए, फिर मैं इसके लिए एक शॉर्ट या फिर कुछ तो ये करता हूं। अभी इस केस में जो है और एक चीज होता है, उसका आउटकम बच गया, उसने प्रॉफिट या फिर लॉस से वो बच गया, या फिर उसने प्रॉफिट कर लिया एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे, और वो कहीं ना कहीं वो उसका एक अच्छा आउटकम उसके लिए आ गया, इसलिए फिर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर यूज। लेट सपोज अभी इसमें एक की रिस्क है कि लेट सपोज वो जो है बेकरी या फिर वो जो स्वीट कॉर्न वाला है, वो 3 महीने के बाद जो है या फिर 1 महीने के बाद शायद दिवालिया हो जाए या फिर गायब हो जाए, कुछ भी उसको हो जाए, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे देयर कुड बी अ प्रोबेबिलिटी कि वो जो फार्मर है वो लॉस में चला जाए, राइट। तो इफ दैट पर्सन गोज in loss or something like that, or if he cannot fulfill the contract, then only at that point of time वो agreement collapse होता है। This is usually done over the क्या बोलते हैं over the counter transaction में, और बड़े transaction में इसका यूज होता है, तो इतना आपके लिए वो इतना ध्यान देने जैसा या फिर ध्यान में लेने जैसा कुछ है नहीं, राइट। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जैसे मैंने आपको बताया इज एन अग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू बाय और सेल एन एसेट एट अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर एट अ सर्टेन प्राइस। Future contract is a special type of forward contract because it is standardized contract traded on the recognized stock exchange, right? तो जैसे एंटिटी ए हो गई आपका फार्मर, एंटिटी बी हो गई आपका वो कौन वाला, एट अ स्पेसिफिक टाइम जो है 1 महीना पहले, 1 महीने बाद, और एट अ स्पेसिफिक प्राइस हो गई 15 रुपीज, राइट। तो फिर इन्होंने इनके बीच में वो ये होगा, और ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में ये ट्रेड होगा, राइट। ये आप समझ गए, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं आपके ऑप्शंस। ऑप्शन जो एकदम सबसे पॉपुलर आज की डेट का है कि ऑप्शंस 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 इज द कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स यू द बायर द राइट टू बाय बट नॉट ऑब्लिगेटेड टू बाय और सेल एन अंडरलाइंग एसेट एट अ प्रीडिटरमाइंड प्राइस ऑन और बिफोर अ स्पेसिफिक डेट ऑन फ्यूचर। फीचर्स उसके क्या होता है, राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन, रिक्वायर्स टू पे प्रीमियम, बायर पेज द प्रीमियम, सेलर रिसीव्स द प्रीमियम। अब जैसे मैंने आपको पीछे एक बार बताया था कि बायर जो होता है वो प्रीमियम खरीदता, सेलर जो है वो प्रीमियम बेचता है। दिस इज हाउ दैट जीरो सम गेम वर्क्स। ऑप्शंस का एक एडवांटेज ये है कि इफ अगर मैंने समझिए पुट, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि रिलायंस की अगर मैंने पुट खरीदी, मैं अगर मेरे पास समझिए वो 5 लाख रुपए नहीं है, तो मैं ऑब्लिगेटेड नहीं हूं कि मैं 5 लाख रुपए दे के ही 5,000 क्वांटिटी को खरीदूं। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई एम जस्ट एट एन ऑप्शन ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट दैट इज कॉल्ड रिलायंस। एक सेकेंड ना, आई एम एट एन ऑप्शन ऑफ रिलायंस कि भाई ये नीचे जाएगा या तो ये ऊपर जाएगा, और मुझे इतने लगता है कि इस प्राइस पॉइंट तक जाना चाहिए। जैसे अगर आप समझिए रिलायंस 100 पे ट्रेड कर रहा है, तो आप उसके 110 के प्रीमियम में चले गए, 90 के प्रीमियम में चले गए, राइट। तो नीचे या फिर ऊपर जाने के प्राइस पे आप ये करें, आपने रिलायंस खरीदा है कि नहीं, आपने उसका ऑप्शन खरीदा है, यू बॉट अ सब्सिडाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ कि अंडरलाइन किस डायरेक्शन में जाएगा, और उसके ऊपर आप बेट कर रहे हो, rather than putting in 5 lakh rupees you have just put in 5-10,000 rupees, 15,000 rupees, or whatever the option price is at that time as an option buyer, कि आप उस ऑप्शन को खरीदो। अभी आप बोल रहे हो कि भाई समझो एक ऑप्शन सेलर के अगर आप नजरिए से देखोगे तो आपके लिए ऐसा होगा कि आप बोल रहे हो कि ऑप्शन ये जो है रिलायंस ऊपर जाएगा, तो एक ऑप्शन सेलर क्या करेगा, वो 90 रुपए की पुट में आएगा और उस पुट को बेच देगा। अब 90 रुपए की पुट का अगर रेट चल रहा है समझ लीजिए 10 रुपए, राइट। 10 रुपए पे जिस इंसान का ट्रेड गलत चले गया कि यार यहां से तो ये नीचे जाएगा, तो जब वो ऑप्शन का प्राइस नीचे जाएगा तो ऑप्शन सेलर जो है वो प्रॉफिट कमाएगा। तो जब जैसे जैसे ये 9, 8, 7 होएगा, तो इसका जो ये बायर का जो प्रीमियम है ये सेलर की तरफ चला जाएगा। अगेंस्ट जो सेलर जब सेल करके बैठा हुआ है 10 रुपए पे, लेट सपोज उसके हिसाब से नहीं चलता और रिलायंस नीचे आ जाता है, इस पुट का ऑप्शन ऊपर चले जाता है 11, 12, 13, तो इस सेलर ने जो प्रीमियम पे किया है उस ऑप्शन को सेल करने के लिए वो आपके बायर के पास चला जाएगा। दिस इज हाउ एन ऑप्शन विल बेसिकली वर्क, राइट। मूविंग अहेड,
Again, what are options? Choice is not rules. Choice, not rules. The buyer gets to choose choice to deal. The seller must go along with whatever the buyer decides. अब buyer ने decide किया बेचना है, खरीदना है, बेचना है. अब seller ऐसा तो नहीं बोल सकता कि यार मैंने तो आपको बेचा, अब मुझे वो नुकसान हो रहा है तो मैं आपसे वापस नहीं खरीदूंगा. द सेलर हैज टू बाय फ्रॉम द ऑप्शन बायर कि भाई अब मेरा हो गया, मैंने प्रॉफिट बना लिया और मैं इसको बेचने वाला हूं. या फिर जो भी उसका डिसीजन है वो उसके साथ उसको अग्री करना पड़ेगा. दोनों की तरफ से होता है. यूजुअली बायर के पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं बिकॉज बाइंग इज इजियर इन ऑप्शंस, इसलिए फिर हम बायर के पर्सपेक्टिव से मैक्सिमम चीजों को देखते हैं. सेलिंग के बारे में भी जब हम बाद में जब हम आगे चलेंगे और स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे तब हम सेलिंग के बारे में बात करेंगे. राइट. अपफ्रंट फी, जैसे मैंने आपको बोला कि बायर को और सेलर को वो पैसा दे के रखना पड़ेगा एक्सचेंज को. ऐसा नहीं हो सकता है मैं एक्सचेंज के पास जाके बोलूं क्या मैंने 100 रुपए की पुट खरीदी आज, पैसा मैं 2 दिन के बाद दूंगा. नहीं, आपके डीमैट में वो पैसा होना चाहिए और आपने वो तभी के तभी अपफ्रंट पे करना चाहिए. ऑप्शन प्रीमियम, द एंट्री फी पेड बाय द बायर टू द सेलर. जैसे मैंने आपको बोला कि एक सेलर होना चाहिए, एक बायर होना चाहिए. अगर मैंने वो ऑप्शन खरीदा है किसी के पास से तो उसके अगेंस्ट एक सेलर होगा, मुझे उस सेलर को पैसा तो देना पड़ेगा ना. सर आज उसका वैल्यू 10 रुपए है तो मैंने 10 रुपए के हिसाब से उसको दे दिए. 10 रुपए के हिसाब से अगर मैं देखूं कि 100 का ऑप्शन 10 रुपए चल रहा है तो उसकी क्वांटिटी अगर समझिए 10 की ही है तो 100 रुपए उसका प्रीमियम बनता है. 100 रुपए मुझे सेलर को देना ही देना है कि सर मैंने ये गया. ऑलवेज पेड at immediately at the start. There are two main types of options, call options and put options. अभी मैं इसका एक आपको एग्जांपल बता देता हूँ, राइट, कि ये कैसे होता है ताकि आप उसको एक सिंपलर वे में समझ सके. ये हम आ गए धन पे, राइट, ये ड्राइंग हटा देता हूँ. राइट, ये हम आ गए धन पे. जैसे हम ले लेते हैं, अभी हम रिलायंस की बात करें तो रिलायंस को ही ले लेते हैं. रिलायंस इंडस्ट्रीज को हमने खोला, ये हम आ गए ऑप्शन चेन में, राइट. मैं इसको चार्ट पे ले जाता हूँ. तो राइट, अब ये यहाँ ले लेते हैं हम रिलायंस का स्पॉट. ओके, अभी रिलायंस लेट्स सपोज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 1276 के आसपास मुझे लग रहा था कि यहाँ से अभी रैली आएगी तो मैं यहाँ पे करूंगा. मैंने यहाँ जाके खोला 1276 को, 1270 की कॉल ऑप्शन में मैं गया. 1270 की पुट ऑप्शन भी हम खोल लेते हैं, राइट. अब एक ऑप्शन सेलर क्या करेगा, इस पॉइंट पे आएगा, यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे, या समझ लेते यहाँ पे 12 रुपए से वो बेचेगा. तो जो ये 4 रुपए जब वो जाएगा तो वो इस प्रीमियम का उसका प्रॉफिट होगा. अब मैं एक बायर की तरीके से आऊंगा तो यहाँ मैं आया, या समझ लेते 50 रुपीज पे मैं आया. 50 रुपीज पे मैंने ऑप्शन करे, 50 से 70 जो होगा, ये जो जब ये अब यहाँ पे वापस एक बार समझिए, रिलायंस जो है वो अंडरलाइंग एसेट हो गया आपका, राइट. ये अंडरलाइंग एसेट हो गया, ये आपका कॉल ऑप्शन हो गया, ये आपका पुट ऑप्शन हो गया, राइट. तो अभी आपने क्या किया कि आपने इस ऑप्शन को यहाँ खरीद लिया. अभी इसका अपन एक क्वांटिटी देख लेते हैं कि इसको मुझे आज बाय करना है तो मुझे उसमें चाहिए, इसकी क्वांटिटी कितनी हो गई, 500 रुपीज, राइट. 500 क्वांटिटी उसकी हो गई. दैट मीन्स 1 रुपी इज इक्वल्स टू 500 रुपीज, राइट. तो उसका मतलब है जब मैं उसको 50 रुपीज पे खरीद रहा हूँ, गेट द पेंसिल, राइट, 50 रुपीज पे जब मैं खरीद रहा हूँ, दैट इज इंटू 500, दैट इज 25,000. 25,000 रुपए मैंने डाले, 20 रुपए से वो प्रीमियम बढ़ गया, राइट. ये बढ़ गया 20 रुपए से. तो 70 इंटू 500 जो हो गई उसकी करंट वैल्यू हो गई, राइट, दैट इज 35,000 रुपीज. तो अभी अगर मुझे ये 35,000 रुपीज रिलायंस में कमाने हैं तो मुझे उसके 35,000 शेयर खरीदने पड़ेंगे, राइट. अगर मैं यहां जाता हूं, बाय दबाता हूं, और एक सेकेंड में ये ड्रॉइंग्स को फिर से हटा देता हूं, राइट. कॉल का आप समझ गए. अब अगर 35,000 का मुझे गेन करना है तो मैं रिलायंस में आया, मैंने दबाई क्वांटिटी 35,000 ना, 500 क्वांटिटी के हिसाब से, 500 क्वांटिटी के हिसाब से. तो अगर 500 क्वांटिटी में खरीदूंगा तो मुझे 1,33,000 पे करना पड़ेगा, राइट. दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑप्शंस. अब इसमें जब मुझे उतना सा 35,000 का गेन करना रहेगा तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे
मुझे वेट करना पड़ेगा कि वो उतने पॉइंट्स मूव करे, 350 पॉइंट्स वो मूव करे, तब जाके मुझे 35,000 रुपीज आएंगे, राइट? और वट एवर द कैलकुलेशन इज, आई माइट बी रॉन्ग एट दिस, बिकॉज मैंने उसको कैलकुलेट नहीं किया, शायद गलती हो सकती है मुझसे कैलकुलेशन में, बट आप समझ रहे हो उस चीज को, राइट? अभी हम ऑप्शन सेलर की बात करेंगे, तो ऑप्शन सेलर आया 10 रुपए पे, उसने बोला यहाँ से तो यार ये ऊपर चल रहा है, अब मैं इसको यहाँ से बेच देता हूँ। तो जब वो इस ऑप्शन को बेच देगा, तो उसे बेचते समय, जैसे अगर मैं यहाँ देखूं, बेचते टाइम आपको ऑप्शन का जो सेलिंग होता है वो क्वांटिटी, मतलब आपको वो ज्यादा पे करना पड़ेगा, बिकॉज वो प्रीमियम में ज्यादा अपसाइड जाने का मोमेंटम होता है, इसलिए लोग बाइंग की तरफ ज्यादा जाते हैं, बिकॉज बाइंग इज चीपर एज कम्पेयर टू सेलिंग। तो जब ये भी क्वांटिटी उसकी सेम है, उसने 500 से बेचा, तो जब ये ऑप्शन 6 पॉइंट नीचे गया, राइट, तो 6 into 500 कितना हो गया? 30,000 रुपीज, राइट? 500 के हिसाब से उसका गेन हो गया, 1 रुपए से वो गिरा 500 या जो भी, सॉरी 3,000 रुपीज, सॉरी सर सर, गलती हो गई मुझसे, 3,000 रुपीज का उसका गेन हो गया, राइट? 1 रुपए गिरा, 500 रुपए आया, 1 रुपए गिरा, 500 रुपए, 1 रुपए गिरा, 500 रुपए, ऐसे करते 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 ऑप्शन जो है 6 रुपए गिर चुका है, तो उसको 3,000 रुपीज आ गए। ये आप समझ गए, ये हो गया आपका ऑप्शन का बाइंग और सेलिंग का जो होता है वो लॉजिक। और इस तरीके से लोग ऑप्शन में पैसे कमाते हैं, इस तरीके से जो ऑप्शन एक अंडरलाइंग एसेट पे मूव करते हैं, राइट? सो मूविंग अहेड, कॉल ऑप्शन समझ गए, राइट टू बाय, पुट ऑप्शन हो गया राइट टू सेल। कॉल ऑप्शन में आप बोल रहे हो कि एक ऑप्शन जो ये है, प्राइस ऊपर जाएगी, पुट का ऑप्शन, पुट का मतलब है कि वो नीचे जाएगा, ये आपका उस पर बेट होगा। एक इजियर वे में अगर हम उसको समझेंगे तो बेट की तरह लेते हैं। राइट टू सेल, राइट टू बाय, अगर आप उसको पढ़ के अगर समझोगे तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाओगे। मैं ये बहुत वाइड ऑडियंस के लिए बना रहा हूँ, हर एज ग्रुप के ऑडियंस के लिए बना रहा हूँ, इसलिए मैं उसको बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूँ। आप एकदम एक्यूरेट मैथमेटिक और कैलकुलेशन में ना जाइए, मेरी रिक्वेस्ट है ना? थोड़ा सा वो एक रनिंग फ्लो में कंफ्यूजन हो सकता है, बट दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि ये ऐसे ऑप्शन वर्क करते हैं। व्हाट आर ऑप्शन, ये आप समझ गए। इसमें और एक आता है वारंट्स। वारंट जो होते हैं वो लॉन्गर मेच्योरिटी पीरियड्स, 9 महीने के ऊपर ट्रेड किए जाते हैं और ओवर द काउंटर ट्रेड किए जाते हैं। अब वारंट जो होते हैं वो लॉन्ग डेटेड ऑप्शन होते हैं। एक बहुत पीरियड ऑफ टाइम के बाद अगर कोई बड़े ब्लॉक में बोल रहा है कि यार ये एक पॉइंट, अब जैसे आजकल आपने न्यूज में सुना रहेगा, टुडे इज व्हाट 8 अगस्त के हिसाब से मैं ये बना रहा हूँ, तो अभी बहुत लोगों का बहुत इंस्टीट्यूशंस का ये बोलना है कि गोल्ड विल ट्रेड अराउंड $6,000, $5,000। तो ये उसके बेसिस पे, जब उसके ऑप्शंस पे ट्रेड करेंगे, जो हम आगे भी देखेंगे, तब उसको लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स को और हेवियर कॉन्ट्रैक्ट्स को हम कहेंगे वॉरेंट्स, राइट? ये थोड़ा सा रिटेलर्स के लिए नहीं होता है यूजुअली, हम जैसे लोग, आप जैसे मेरे जैसे छोटे प्लेयर्स इसमें नहीं ट्रेड करते, तो हम इस पे इतना ध्यान नहीं देंगे, राइट? ऑप्शन प्रीमियम, ऑप्शन प्रीमियम्स आर ऑलवेज पेड अपफ्रंट, ऑप्शन बायर ऑलवेज पेज द प्रीमियम अपफ्रंट। तो जैसे मैंने आपको बताया, मैं फिर से उस पे जाता हूँ। रिलायंस का अगर मुझे ऑप्शन खरीदना है, अगर मुझे लगता है 1330 के ऊपर से यहाँ से और ऊपर चलेगा वो, राइट? तो जैसे यहाँ पे ले लेते 33, मैं आपको बताता हूँ 33 पे मेरे को अगर उसको खरीदना है, मैं इस पे लिमिट पे जाता हूँ, ये मेरे को एक लॉट खरीदना है 33, 16,000 रुपए की मेरी उसमें लागत बनती है, राइट? 16,000 की मेरी लागत बन गई। इसको हम रिवर्स लेंगे थोड़ा सा, यहाँ हम आए, 16,000 का मैंने यहाँ पे ऑप्शन बाय किया। दिस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई हैव ऑलरेडी पेड दी ऑप्शन का पेमेंट अपफ्रंट फ्रॉम माय डीमैट, वो कट चुका है, वो एक्सचेंज के पास जा चुका है और उस सेलर को वो मिल चुका है, राइट? यहाँ से अब ये ऑप्शन मूव होना शुरू हुआ, ये चल रहा है चल रहा है चल रहा है। अब मैंने को लगता है 60 रुपीज पे, अब मेरे को उसमें से एग्जिट लेना है। ये मैंने बेच दिया, वो जो 14,000 का है, ये देखिए, तो ये 14,000 का गेन मुझे मिल गया। I paid the option premium upfront, I got paid upfront. So usually whenever you are buying an option or what do you say, or an option call हो या put हो, आपको as a buyer you have to upfront the payment, make the payment upfront, or as a seller also you have to make the payment upfront, right? नेक्स्ट अभी हम आते हैं, ऑप्शन प्रीमियम ऑलवेज पेड अपफ्रंट, ऑप्शन बायर ऑलवेज पेज द प्रीमियम अपफ्रंट। ये हम समझ गए। ये सेलर के केस में भी ऐसा ही होता है, ठीक है? नेक्स्ट हम आ गए टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। अभी डेरिवेटिव्स में भी बहुत अलग अलग टाइप्स के प्रोडक्ट्स होते हैं। आपका इक्विटी हो गया, कमोडिटी हो गया, करेंसी हो गया, इंटरेस्ट रेट्स हो गए। इंटरेस्ट रेट्स थोड़ा सा हमारे लिए अभी भी थोड़ा सा आउट ऑफ बॉन्ड्स है, बिकॉज इसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज हम जैसे, आप जैसे, मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें ट्रेड नहीं करते हैं। इट्स अ वेरी व्हाट डू यू से,
हाई मार्जिन और हाई स्पेकुलेटिव प्लेस जहां पे लोग इसको ट्रेड करते हैं, तो हम जैसे लोग इसमें ट्रेड नहीं करते, तो इस पे हम इतना ध्यान नहीं देंगे आगे चलते हुए भी। करेंसी का जो है मैं आपको बता दूंगा कमोडिटी और इक्विटी। इक्विटी जो है, जैसे अभी मैंने आपको रिलायंस का एक एग्जांपल दिया, वो होगा इक्विटी डेरिवेटिव्स, राइट। सो लेट्स जंप इनटू इक्विटी डेरिवेटिव्स। इक्विटी डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, राइट। सो इक्विटी डेरिवेटिव्स में अंडरलाइन क्या आ गया आपका, स्टॉक्स आ गए, स्टॉक इंडाइसेस आ गए, राइट। तो अभी आपको एनएससी क्या क्या प्रोवाइड करता है इसमें ट्रेड करने के लिए। 2000 में एनएससी ने ये जो है ऑप्शंस की जो ट्रेडिंग है वो शुरू करी इंडिया में। तो एनएससी क्या क्या देता है आपको, फ्यूचर देता है, ऑप्शन देता है, निफ्टी 50 जो है उस 50 शेयर्स के कंसोलिडेशन को हम निफ्टी 50 कहते हैं। निफ्टी बैंक्स हो गए जिसमें सारे बैंक्स के कंसोलिडेशन बनता है, निफ्टी मिड कैप हो गया, और इंडिविजुअल सिक्योरिटीज का हो गया, राइट। अभी मैं इसको वापस आपको वो चार्ट पे जाके एक बार समझा देता हूँ, तो आप उसको इजियर वे में समझ पाओगे, राइट। तो जैसे हम यहाँ आ गए, ये हमने वापस खोल लिया धन, हम यहाँ आ गए। तो पहले हम समझते हैं कि इंडिविजुअल सिक्योरिटीज, बिकॉज वो एक रनिंग एग्जांपल है। अभी इंडिविजुअल सिक्योरिटीज जो है इसके अंडर आप देखोगे तो यहाँ मैं गया एफएनओ, एफएनओ के 208 शेयर जो है इंडिया में लिस्टेड है। तो यहाँ पे मैं गया, अदानी आ गया, है ना, अदानी एनर्जी सोल्यूशंस हो गए, इसके ऑप्शन में ट्रेड कर सकता हूँ। ये सारे इतने सारे 208 तरीके के शेयर है, 208 अलग अलग शेयर है जिनके ऑप्शन आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे अगर अब मैंने भारत बीएचएल खोल लिया, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स को खोल लिया, तो मैं इसके कॉल ऑप्शन ट्रेड कॉल में या पुट में जा सकता हूँ। ऑल्सो माइंड हर जो है इंडिविजुअल सिक्योरिटी की अलग अलग लॉट साइज और क्वांटिटी होती है। लॉट साइज सेम ही होता है, 1 2 3 4 5 6, उसकी जो क्वांटिटी होती है वो अलग अलग होती है, थस द प्राइसिंग ऑल्सो डिफर्स। जैसे अब मैं यहाँ आ गया, मैंने इसका एक कॉल ऑप्शन खोल लिया, मैंने इसका एक पुट ऑप्शन खोल लिया। अभी इसको मैं खरीदने जाऊंगा तो इसकी क्वांटिटी इज 2625, सो 1 रुपी व्हेन आई गेन, जैसे रिलायंस में मैं 500 का गेन करता है, इसमें मैं 2625 का गेन करूंगा। ये होगा इंडिविजुअल सिक्योरिटीज के लिए, राइट। नेक्स्ट वाज निफ्टी 50। अभी आपके इंडाइसेस जो है एनएससी की तरफ से इंडाइसेस बने हुए हैं। अब मैं आपको निफ्टी 50 के शेयर दिखा देता हूं एक बार, राइट। ऐसे करके आप निफ्टी मिड कैप सबकी शेयर लिस्ट निकाल सकते हैं। ये आप आ गए एनएससी की साइड पे, निफ्टी 50 की शेयर्स, ये जो है इन 50 क्या कहते हैं इंडिविजुअल सिक्योरिटीज का जो एक कंसोलिडेट इंडेक्स बनता है वो होता है निफ्टी 50, राइट। इसको ये निफ्टी 50 के लिए हो गया। अब निफ्टी बैंक में हम आ गए। निफ्टी बैंक में 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 13 14 14 बैंक्स का एक कंसोलिडेट बन के वो एक इंडेक्स बन गया निफ्टी बैंक। तो मोटा मोटी क्या होता है, निफ्टी 50 जो है वो टॉप 50 निफ्टी के जो स्टॉक्स है उसका एक कंसोलिडेट ये हो गया। निफ्टी बैंक जो हो गया वो टॉप जो निफ्टी के बैंक्स है उसका एक कंसोलिडेट हो गया। इससे हमें क्या पता चलता है कि मार्केट का डायरेक्शन या फिर मूड किस डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, मार्केट सेंटीमेंट जिसे हम कहते हैं। एक इजियर वे में समझने के लिए इस इंडेक्स को बनाया गया है। एक रफली आप इस चीज को समझ लीजिए कि एक हेवियर वे पे आपको किस डायरेक्शन में जा रहा है मार्केट या फिर क्या मूड सेंटीमेंट है उसको आप निफ्टी में समझ सकते हो। अभी अगर वर्ल्ड एक्सचेंज में आप देखोगे तो आप उसमें फिर डाउ जोन्स आता है। डाउ जोन जो है ये यूएस का फ्यूचर्स है, राइट। ये यूएस का इंडस्ट्रियल एवरेज है। एसएनपी आ गया, नास्डैक आ गया, रसल आ गया। ये अलग अलग वर्ल्ड वाइड के जो क्या कहते हैं उसे इंडेक्सेस है। जैसे अगर आपको समझना है यूएस मार्केट किस डायरेक्शन में, यूएस, तो आप हर इंडिविजुअल, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर मैं बोलूं कि हाउ मेनी स्टॉक्स आर इन दी इंडियन स्टॉक मार्केट, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। 7,800 कंपनी है। तो अगर आपको मूड समझना है किसी इंडेक्स का तो आप 7,800 शेयर थोड़ी जाके इंडिविजुअली देखना अरे ये ऊपर चल रहा है, ये नीचे चल रही है, ऊपर चल रही है, और फिर उसका एक एवरेज निकाल दो। इसलिए टॉप 50 मार्केट कैप है, फिर टॉप 50 जो शेयर होते हैं उसका एक कंसोलिडेट बन के जो है वो निफ्टी 50 कहलाता है। और फिर उसके हिसाब से आप एक मार्केट सेंटीमेंट समझ सकते हैं। दिस इज एन एफवाईआई, बट आप उसको एक एग्जाम्पल की तरह समझ सकते हो कि वो क्या होता है, राइट। कमिंग बैक टू द टॉपिक, अभी जब अब मुझे अगर इसके ये आप ऑप्शन समझ गए कि कैसे ट्रेड करते हैं इंडिविजुअल सिक्योरिटीज में। निफ्टी 50 क्या है आप समझ गए, निफ्टी बैंक क्या है आप समझ गए। वैसे ही निफ्टी मिड कैप होता है, निफ्टी आईटी होता है, और बहुत सारे इंडेक्सेस होते हैं उसमें। ये अलग अलग इंडेक्सेस
इस तरीके से वर्क करते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, अभी अगर मुझे इसके फ्यूचर्स पे ट्रेड करना है तो मैं क्या करूंगा, अब मैं डायरेक्टली, मैंने आपको जैसे बताया कि मेरे पास थोड़ा मार्जिन कम है और मुझे उतना वेट नहीं करना है, तो मैं भारत बीएचईएल में गया, मैंने लिया अगस्त, अगस्त फ्यूचर्स पे मैं गया, मुझे यहाँ से लगता है कि यहाँ से ये गिरेगा। अभी हम इसे वापस रिवर्स करेंगे एक बार, और फ्यूचर्स बेचने के लिए जैसे मैंने बोला कि सेलिंग इज ऑलवेज एक्सपेंसिव, एंड बाय करने के लिए जो है फ्यूचर्स में वो सेम ही होता है यूजुअली, सॉरी माय बैड, फ्यूचर्स में यूजुअली इट इज द सेम बिकॉज देन यू आर आल्सो ट्रेडिंग दैट थिंग एज फॉर ये। तो फ्यूचर जब आप करते हो तो आप डायरेक्टली उस एसेट के ऊपर एक हायर क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हो रादर देन पुटिंग ऑल द मनी इन, राइट। सो देन योर गेन्स आल्सो एक्सपोनेंशियली ग्रो। तो 401 उसका रेट चल रहा है, अभी मैंने फ्यूचर्स लिया, जैसे मैंने इसको समझ लेते हैं कि मैंने इसको 417 पे शॉर्ट किया एक लॉट, तो मैं इसको ले लेता हूँ 417, 417 तो 4,22,000 का लिया मैंने, 4,22,000 का मैंने उसमें मारा सेल, इस पॉइंट पे ले लेते हैं, यहाँ पे मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया सेल, और मैंने इसको इसको थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, ये हो गया अनवाइंड। तो इस पॉइंट पे आके फिर मेरा गेन होगा 39,000। सो दिस इज हाउ फ्यूचर्स वर्क, जब आप डायरेक्टली एसेट के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हो, एसेट के ऊपर एज इन उसके फ्यूचर्स पे ट्रेड कर रहे हो कि उसका प्राइस किस डायरेक्शन में जा सकता है, रादर देन ट्रेडिंग ऑन एन अंडरलाइन बेसिस पे उसके ऑप्शन में, डिपेंडिंग ऑन योर कैपिटल। आपका एक चॉइस होता है, हर पर्सन का एक चॉइस होता है ट्रेड करने का कि आपको किस डायरेक्शन में या फिर किस एसेट या फिर किस इंस्ट्रूमेंट क्लास में आप ट्रेड करना चाहते हो। दैट कुड बी योर फ्यूचर्स हो गया, ऑप्शंस हो गया, आप जिस भी उसमें ट्रेड करना चाहते हैं, दैट इज ऑन योर इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव और इंडिविजुअल रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। तो ये हो गया आपका फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड निफ्टी 50 जो होता है। निफ्टी 50 पे मैं बताना भूल गया, एक बार निफ्टी 50 पे मैं बता देता हूँ। निफ्टी 50 जैसे अगर आप यहाँ आ गए, निफ्टी 50 का एक कंसोलिडेट ये खोल लेता हूँ मैं, इंडाइसेस में मैं गया, यहाँ गया मैं निफ्टी 50 पे, ये एक एवरेज ले लेते हैं, राइट। तो निफ्टी के ऑप्शन जो है सबसे ज्यादा ट्रेड किए जाते हैं आजकल, सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे मैंने खोला, इसको मैंने खोला, सॉरी, ये हो गया निफ्टी का पुट ऑप्शन, ये हो गया निफ्टी का कॉल ऑप्शन। ये थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी मैंने लिया है आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए या फिर सिंपल इसके लिए, कि जैसे अभी आप देखोगे तो आपको ऐसे, आप ओपनिंग पे आपने डिसाइड किया कि निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा 24,500 के ऊपर से 24,400 600 तक, 650 तक जा सकता है करके, ठीक है, ये आप, तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन को खरीद रहे हो 83 पे, फिर अभी निफ्टी के ऑप्शन बाइंग में द लॉट साइज इज 65, तो 65 into whatever the premium का प्राइस इज दैट यू विल हैव टू पे, एंड दैट्स हाउ दैट ऑप्शन विल वर्क। अभी इसको अगर मैं बेचने जाऊं तो जैसे मैंने आपको बोला सेलिंग इज एक्सपेंसिव, तो मुझे 1,75,000 रुपीज अपफ्रंट पे करना पड़ेगा, राइट। तो दैट्स हाउ दीज थिंग्स वर्क। कि लेट्स सपोज अभी ऑप्शन सेलर के हिसाब से ऐसा होता है कि ऑप्शन सेलर के हिसाब से ऐसा होता है कि वो थोड़े पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो उसको जो है एक स्पेस देना पड़ता है कि अगर ये ऊपर जाता है तो क्या, राइट, बिकॉज ऑप्शन बायर ने प्रीमियम नीचे की तरफ से जो आ रहा है उसकी पूरी वैल्यू पे कर दी, तो ऑप्शन सेलर को ऊपर की जो वैल्यू जा सकती है उसके बेसिस पे एक सेट अमाउंट ऑफ मनी पे करना पड़ता है। तो ये ऑप्शन बायर और सेलर का एक डिफरेंस है जो आपको समझना थोड़ा सा जरूरी है, राइट। Coming back to the point, next comes commodity derivatives. Commodity derivatives are basically your gold, silver, or any other this thing. So that had started in NSE in on 12th of October 2018. तो उसके अंदर जो है वो बुलियन फ्यूचर्स के नाम से उसको जाना जाता है, फिर बुलियन फ्यूचर्स से उसकी शुरुआत हुई थी। बुलियन इज बेसिकली योर एसेट्स, गोल्ड, सिल्वर और जिंक, कॉपर, वट एवर यू टेक इट। तो कमोडिटी डेरिवेटिव्स भी होती है। कमोडिटी डेरिवेटिव्स में अभी आपको मैं एग्जांपल दूं तो आप यहाँ जाओगे, आपके धन के होम पे आप गए, आपने नीचे स्क्रॉल किया, यहाँ पे जैसे क्लीन डाइसेशन कमोडिटीज, कमोडिटीज में आप आए, हम ले लेते हैं कि गोल्ड, गोल्ड का सितंबर फ्यूचर दिख रहा है, गोल्ड अगस्त फ्यूचर पे, राइट। तो अब मैं गोल्ड के अगस्त फ्यूचर पे गया, मुझे लगता है यहाँ से गोल्ड ऊपर जाएगा, तो मैंने बाय दबाया, मैंने फिर गोल्ड का एक एक लॉट लिया, राइट। सो इट्स वैल्यू इज 13,000 रुपीज। सो लेट्स सपोज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द फ्यूचर इज, ये हो गया उसका फ्यूचर। अब इसके ऑप्शंस, शायद गोल्ड के ऑप्शन, एक मिनट,
गोल्ड के शायद ऑप्शंस का मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, बट क्रूड के होते हैं। गोल्ड जो है कहाँ गया? हाँ, ये गोल्ड के M6 में आ गए हम, गोल्ड ऑप्शंस फ्यूचर में आ गए, ऑप्शन समरी में आ गए, ये हो गए, ये राइट, यहाँ आ गए हम गोल्ड के ऑप्शन में। सो यूजुअली बहुत सारे लोग डोंट प्रेफर ट्रेडिंग एमसीएक्स बिकॉज बहुत मार्जिन लगता है। जैसे मैं गोल्ड का कोई कॉल भी अगर खरीदने जाऊँ, यहाँ मैं खोल देता हूँ गोल्ड, गोल्ड का करंट का है, गोल्ड का ये कौन सा महीना होता है? अगस्त, अगस्त फ्यूचर में मैं गया, मैंने अगस्त फ्यूचर खोला। These things sometimes doesn't work। तो मोटा मोटी लेट्स से एक मिनट, for some reason the this is not loading। तो एक एग्जांपल ले लेते कि चलिए वो अक्टूबर फ्यूचर देख लेते हैं। एग्जांपल ही हमें समझना है। तो इसके ऑप्शन पे मैं ट्रेड करने गया तो फिर ये गोल्ड, ऐसे ही सिल्वर का आएगा, क्रूड ऑयल का आएगा, M6 में ये सारी चीजें ट्रेड होती है, राइट? ये भी मैं आपको, और ये इसका वर्किंग भी वैसे ही होता है जैसे निफ्टी के ऑप्शंस का होता है। तो गोल्ड के ऑप्शन अगर आप खरीदने जाओगे तो उसका क्वांटिटी 100 का होता है, उसका आपको अपफ्रंट जो भी उसका वैल्यू रहेगा वो पे करना पड़ेगा, and same goes for the options। So this is the second way और second thing that is traded। जैसे commodities आ गए, आपके इक्विटीज आ गए, राइट? उसके बाद नेक्स्ट कम्स करेंसी डेरिवेटिव्स। जो करेंसी जो आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जैसे आप देखोगे कि आप रोज सुनते रहोगे कि डॉलर बढ़ गया, रुपये घट गया, ये हो गया, वो हो गया। तो वो जो सारी जो करेंसी वो जो सारी ट्रेडिंग होती है वो करेंसी डेरिवेटिव्स के अंडर होती है। करेंसी डेरिवेटिव्स में फिर आपके करेंसी फ्यूचर्स आ गए, करेंसी ऑप्शंस आ गए, क्रॉस करेंसी फ्यूचर्स हो गए, क्रॉस करेंसी ऑप्शंस आ गए। क्रॉस करेंसी का मतलब है कि यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर, जीबीपी आईएनआर, जेपीवाई आईएनआर, राइट? इसमें अलग अलग ये आ गए कि जो आपकी करेंसी के अगेंस्ट, जो आपकी प्राइमरी करेंसी है उसके अगेंस्ट आप किस में उसको ट्रेड कर रहे हो। जैसे हम रोज सुनते हैं कि आज डॉलर का भाव 90 रुपए है, 89 हो गया है, 91 हो गया है, 92 हो गया है, यूरो का रेट 101 हो गया है। तो ये सब चीजें जो है वो इन प्लेसेस में ट्रेड की जाती है आजकल। मेरे हिसाब से जो मुझे जहां तक लगता है, बहुत कम लोग हैं जो रिटेल इन्वेस्टर जैसे आपके मेरे या फिर जो मेरी ऑडियंस मुझे लगता है वो है, ये सब चीजें यूजुअली ये लोग जो है क्या कहते हैं उसको, फॉरेक्स के ब्रोकर्स के साथ ट्रेड करते हैं। तो फिर उसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। ट्रेडिंग ट्रेडिंग व्यू में मैं चला जाता हूँ, ये हम खोलेंगे ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू में हम आ गए तो मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ कि यूएसडी यूजुअली एक जनरलाइज्ड क्या कहते हैं उसको, करेंसी के हिसाब से लिया जाता है। तो जैसे यूएसडी जेपीवाई में अगर हम आ गए तो यूएसडी के अगेंस्ट जेपीवाई का क्या वैल्यू है, क्या कम ज्यादा है, उसका ये एक इंडेक्स बन जाता है, राइट? सो दिस इज हाउ करेंसी डेरिवेटिव्स आर। तो उसके अंदर आपकी करेंसीज आ गई, तो उसके ऊपर जब आप ट्रेड करते हो तो फिर वो करेंसी डेरिवेटिव्स के सेगमेंट के अंदर आता है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये यूजुअली जनरली कोई पब्लिक करती है। तो जब हम फॉरेक्स की तरफ या फिर फॉरेक्स के बारे में इन डेप्थ पढ़ेंगे तब मैं आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। अगेन इसमें सेम वही फ्यूचर्स की तरह ट्रेड किया जाएगा, वही ऑप्शंस की तरह ट्रेड किया जाएगा। इसमें सिर्फ क्रॉस करेंसी जो होता है वो अलग है, क्रॉस करेंसी फ्यूचर्स। और ये क्रॉस करेंसी फ्यूचर्स में आप समझेंगे कि जैसे यूएसडी आईएनआर को ले लेंगे तो एक आईएनआर एक 90 रुपए होता, सॉरी, एक आईएनआर का वैल्यू यूएसडी में कितना होता है या फिर एक यूएसडी का वैल्यू आईएनआर में कितना होता है, वो सब चीजों को ये होता है, वो वहां पे ट्रेड किया जाता है, राइट? इसके लिए भी थोड़े से आपको कंप्लायंसेस वगैरह अलग होते हैं थोड़े उसके, उसमें हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे बिकॉज ये इतना चलन में नहीं है और मुझे इस वीडियो को और लंबा नहीं खींचना है इसलिए। फिर आ जाता है कमोडिटी एक्सचेंज में। कमोडिटी एक्सचेंज का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि हम गोल्ड वगैरह ट्रेड कर रहे हैं, तो उसके बारे में मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। अभी तक हमने स्टॉक समझ लिया, फ्यूचर समझ लिया, इंडेक्स समझ लिया, सब समझ लिया, ये सब चीजें एनएससी बीएससी के अंदर ट्रेड किए जाती है, राइट? वो उनके एक्सचेंज हो गए। कमोडिटी एक्सचेंजेस, कमोडिटी एक्सचेंज एन एसोसिएशन और कंपनी दैट ऑर्गेनाइजेस फ्यूचर ट्रेडिंग इन commodities functions
ऑर्गेनाइज मार्केट प्लेस होता है, स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग, एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग। दिस इज सेम फॉर एवरी एक्सचेंज। वर्ल्ड के आप किसी भी एक्सचेंज में जाओ, ये चीजें सेम ही रहेंगी। ये सिर्फ कमोडिटीज के लिए अलग एक्सचेंज होता है जहां पे ये सारी चीजें ट्रेड की जाती है, तो इसलिए उसके अलग एक्सचेंजेस होते हैं। कमोडिटी एक्सचेंजेस होते हैं एमसीएक्स, आपका एनसीडीएक्स, आईसीईएक्स। ये जो है यहाँ पे आप इस एक्सचेंज के अंडर, जैसे हम बोलते हैं ना कि एमसीएक्स रात को लेट क्लोज होता है, 6 बजे खुलता है, 10 बजे खुलता है, XYZ टाइम पे खुलता है, या फिर पूरे टाइम खुला रहता है, तो उन उसके अंदर आपका क्रूड, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कॉपर, ये सब जो कमोडिटीज है जो फिजिकली अवेलेबल है उसको ट्रेड किया जाता है। MCX स्टैंड्स फॉर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज। तो पहले वो था, फिर उसका नाम बदल के चेंज करके अभी 2015 में मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया कर दिया गया। NCDX स्टैंड्स फॉर नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड। ICAX जो है वो 2022 में डीरेकग्नाइज कर दिया गया है सेबी की तरफ से, तो वो आपको नहीं दिखेगा। दैट वाज इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड इन इंडिया, राइट। तो ये आपका थोड़ा सा नॉलेज बढ़ाने के लिए है, थोड़ा बेसिक समझने के लिए। ये सब जो है ये FCRA 1952 के अंडर रेगुलेट किए जाते हैं। कमोडिटीज आर मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स, मनी एंड सिक्योरिटीज। तो कमोडिटीज में आपका आ गया गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, ये सबसे ज्यादा चलन में ट्रेड किए जाने वाले एसेट्स है। जो आप XAU USD देखते हो वो गोल्ड ही होता है। XAG USD जो होता है वो आपका सिल्वर होता है, जो बहुत सारे लोग फोरेक्स में ट्रेड करते हैं, जो फोरेक्स को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए ये इजियर है समझने के लिए, राइट। नेक्स्ट इज कमोडिटीज वर्सेस फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स। अभी आप बोलोगे यार कमोडिटीज और फाइनेंशियल में फर्क ही क्या है, सारे रूल सेम है, सारे रेगुलेशन सेम है, सारी चीजें सेम है। तो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स द सेम वेदर द अंडरलाइंग एसेट इज अ कमोडिटी और अ फाइनेंशियल एसेट, ओनली द अंडरलाइंग एसेट चेंजेस। ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता है। Either way you're trading the index, either way you're trading an individual stock, either way you're trading an index for the price of certain asset, sorry asset बोल रहा हूँ मैं आपका कमोडिटी के लिए, तो वो उतना ही फर्क होता है। कमोडिटी डेरिवेटिव के अंडरलाइन में आपका क्या क्या आएगा, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आएगा। अभी इस पे इसके ऊपर इन्फ्लुएंस क्या किस चीज का होगा, सप्लाई का, डिमांड का, वेदर का, प्रोडक्शन का, ग्लोबल इवेंट्स का, राइट। वेर एज फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में जो है आपके आते हैं स्टॉक, इंडाइसेस, करेंसीज, बॉन्ड्स, इंटरेस्ट रेट्स। अभी इस पे क्या क्या चीजों का इन्फ्लुएंस होता है उससे अलग होता है। अभी आज मौसम खराब है, 10 दिन 15 दिन बारिश हो गई, फ्लड आ गई, तो उसकी वजह से वेदांता का शेयर गिरेगा क्या, वरुण बेवरेजेस जो बॉटल बनाने वाली कंपनी है, पेप्सी को जो है उसका शेयर गिरेगा क्या, नहीं गिरेगा। ये सब चीजों का डिफरेंस किस चीज पे पड़ेगा, आप जब कमोडिटीज को ट्रेड कर रहे हो कि भाई वॉर हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ गए तो गोल्ड की बिकवाली कम हो गई, तो इन सब चीजों से जो है उनके ऊपर फर्क पड़ता है। एक सेकेंड ना, सॉरी, राइट। और जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स पे जिस जिस चीज से फर्क पड़ता है वो होगा कंपनी का परफॉर्मेंस से, आपका क्वार्टरली रिजल्ट से, इंटरेस्ट रेट क्या चल रहे हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या आ रही है, मार्केट सेंटिमेंट क्या है। जैसे अब मार्केट सेंटिमेंट बेरिश है तो ऐसा नहीं होगा कि रिलायंस अकेला ही ऊपर भागने लग जाएगा और सब कुछ गिर रहा है, या अदानी ऊपर भाग रहा है और बाकी सब गिर रहा है, ऐसे कभी नहीं होगा। जो सेंटिमेंट है मार्केट का उसकी तरीके से ही मार्केट चलेगा। Again, whenever you're trading, be very knowledgeable and understand what you're trying to trade. Gain the complete knowledge about what you're trying to trade. Be very careful while you're trading in the markets. अब दोनों दोनों में जो सिमिलैरिटीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार मैं वो सिमिलैरिटीज भी मैं आपको बता देता हूँ। दोनों में सिमिलैरिटीज ये है कि एक तो उसकी वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट। फ्यूचर्स की भी जो वैल्यू होती है अंडरलाइंग एसेट से ही आती है, भले ही वो फ्यूचर्स हो, उसकी क्वांटिटी ज्यादा हो कम हो, आप उसके ऊपर डायरेक्टली बेट कर रहे हो, दैट इज डिफरेंट। बट फ्यूचर्स की भी जो वैल्यू है वो अंडरलाइंग एसेट से ही आएगी। दोनों का यूज हेजिंग के लिए किया जा सकता है। ऐसे हो सकता है कि आपने इक्विटी में 10,000 शेयर लेके रख दिए हो और आपको लग रहा है शॉर्ट टर्म में नीचे जाएगा, तो आपको वो नुकसान नहीं लेना है, इसलिए आप फ्यूचर्स को शॉर्ट कर दो, राइट। या तो आप पुट ऑप्शन ले लो। सो इट इज यूज फॉर हेजिंग कि मैंने ये खरीद रखा है लॉन्ग टर्म के लिए और मुझे लग रहा है थोड़े टाइम के लिए नीचे आने वाला है, जैसा अभी बीच में थोड़े टाइम के लिए मार्केट नीचे आ गया था, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आपने उसको हेज करने के लिए आपने फ्यूचर्स को शॉर्ट कर दिया या फिर आपने पुट ऑप्शंस ले लिए और आप उसको ट्रेड कर रहे हैं। यूज फॉर हेजिंग, स्पेकुलेशन, एक्सचेंज ट्रेड को ये स्टैंडर्डाइज करने के लिए, प्राइस डिस्कवरी करने के लिए इन सब चीजों का यूज किया जाता है, right? So that is the end of the very basics of options derivatives.
Whenever you're trading ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत रिस्की होता है, बहुत उसके अंदर वोलेटिलिटी, स्पेकुलेशन, बहुत सारी चीजें होती है। बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू आर डूइंग इट। आई रिक्वेस्ट, डू योर ओन रिसर्च एंड देन ट्रेड। कोई आपको बोलेगा सर आप ये खरीद लो, वो कर लो, ये कर लो, मत सुनिए उनका। आप आपका खुद का रिसर्च कीजिए और फिर ही आप ट्रेड कीजिए। इट इज योर हार्ड एंड मनी, आपने बहुत मेहनत से वो पैसा कमाया, तो बहुत ध्यान से उसको ट्रेड कीजिए एंड बी सेफ एंड मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी। That's all for this episode. Thank you so much. Do share and subscribe. एंड प्लीज लेट मी नो, अगर आपको कुछ भी डाउट होंगे तो आप पिन कमेंट में बता दीजिए, कमेंट में बता दीजिए। मैं आपको उसके लिए उसके आंसर्स मैं आपको दे दूंगा। ऑल्सो अगर आपको कोई आपको हमारे चैनल को सपोर्ट करना रहेगा तो आप एफिलिएटेड लिंक से अकाउंट्स खोल के उसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। दैट इज अगेन योर इंडिविजुअल चॉइस, योर चॉइस ऑफ ब्रोकर कैन बी टेकन। जरूरी नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ तो आप वहां पे ट्रेड करो। दैट इज आर प्रेफर्ड ब्रोकर्स, दिस इज योर चॉइस। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वन।